हाँ, क्या नाम है अपने चैप्टर का, नाम पढ़िए। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो अब इनहेरिटेंस का मॉलिक्यूलर बेसिस पढ़ने जा रहे हैं। तो अब तक क्या पढ़ रहे थे? ये पूरा चैप्टर हमने पढ़ डाला पिछला। अब तक क्या पढ़ रहे थे? वो था फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्या होता है फिजिकल बेसिस? नोट कराया है फिजिकल बेसिस क्या है इनहेरिटेंस? नोट कराया कि नहीं कराया? किस हेडिंग में? किस हेडिंग में नोट कराया है? जीन वाले हेडिंग। क्या नोट कराया था? फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। फिर नोट किया था केमिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्या होता है फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस? जीन, जिसको मेंडल क्या बोलते थे? फैक्टर। तो पूरा जो मेंडल आपने पढ़ा वो फैक्टर के आधार पे बढ़ा है। वो फिजिकल बेसिस था इनहेरिटेंस का। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस, दैट मींस केमिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आप जानते हैं क्या है केमिकल बेसिस इनहेरिटेंस का? डीएनए है। क्या है? डीएनए। इसी वजह से क्या लिखा हुआ है? मॉलिक्यूलर बेसिस। तो कौन सा मॉलिक्यूल है वो जिसके बेसिस पे इनहेरिटेंस पढ़ा जाता है? डीएनए। तो अब अपने चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो अब हम लोग क्या बताने वाले हैं? जीन के केमिकल नेचर के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं डीएनए के बारे में, और आरएनए के बारे में भी पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ने वाले हैं। कई कॉन्सेप्ट है यहाँ, एक एक हेडिंग से एक एक सवाल आता रहता है ना। तो इसको हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आप बताइए, न्यूक्लिक एसिड माइक्रो मॉलिक्यूल है कि मैक्रो मॉलिक्यूल? मैक्रो कि माइक्रो? हाँ, मैक्रो मॉलिक्यूल है। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? मैक्रो मॉलिक्यूल। कितने प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड हैं? डीएनए होता है और आरएनए। ठीक है, इन्हीं के बारे में हमें बात करना है और डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना। ठीक, जो बायोमॉलिक्यूल वाला जो पोर्शन है न्यूक्लिक एसिड का, वो भी सब यहीं पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। पूरा यहीं फिनिश कर रहे हैं उसको, है ना, कि कितने कंपोनेंट का जो है ये न्यूक्लिक एसिड बना होता है। तो बायोमॉलिक्यूल का जो छूटा हुआ हिस्सा है वो सब यहाँ पे फिनिश हम लोग। हाँ, दोबारा यहीं से शुरू कर लेते हैं। दोनों पॉइंट को दोबारा नोट करेंगे। फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्या होगा? जीन होगा। केमिकल बेसिस या मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्या होगा? डीएनए। दोनों लाइनों को दोबारा नोट करिए, लिखे जरा। फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्या लिखोगे? जीन लिखो। ठीक है, अब लिखो केमिकल, ब्रैकेट में लिखना मॉलिक्यूलर। केमिकल, ब्रैकेट में लिखो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। केमिकल, ब्रैकेट में लिखो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ, रह दो। क्या नोट करो? डीएनए। डीएनए, डीएनए। ओके,
एक छोटी सी हेडिंग दीजिए, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, क्या होता है न्यूक्लिक एसिड? माइक्रोमॉलिक्यूल की मैक्रोमॉलिक्यूल? देखिए जरा, न्यूक्लिक एसिड्स आर न्यूक्लिक एसिड्स आर न्यूक्लिक एसिड्स आर आर बायो मैक्रो MACRO बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स बायो मैक्रो मॉलिक्यूल एंड long polymer of long polymer of long polymer of क्या लिखा हुआ है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड नहीं लिखा है, क्या लिखा है? न्यूक्लियोटाइड लिखा हो। तो लॉन्ग पॉलीमर होता है किसका? न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, लिखिए न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड। अब इसके बाद आप ऐसे नोट करिएगा न्यूक्लियोटाइड को, एक बार पूरा नोट कर लिया ना न्यूक्लियोटाइड, अब एंटी नोट करिए। न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ बता भाई कितने कंपोनेंट होते हैं न्यूक्लियोटाइड में? 3 कंपोनेंट, मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट। तीन कंपोनेंट का बना हुआ है। क्या है ये 3 कंपोनेंट? क्या क्या है बताओ? क्या होगा? पेंटोस शुगर। क्या होता है पेंटोस शुगर? 5 कार्बन वाला मोनोसैकेराइड। ठीक है, तो पेंटोस शुगर होगा। और क्या होता है बताओ भाई? नाइट्रोजन बेस। और क्या होता है? ठीक है, तो पेंटोस शुगर होगा, नाइट्रोजन बेस होगा और फास्फेट होगा। इन तीनों को मिला के ही क्या बोला जाता है? इन तीनों को मिला के बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। और न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन करा दोगे तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लिक एसिड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? न्यूक्लिक एसिड कहा जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है, ये देखिए, अगर आप न्यूक्लियोटाइड के बारे में जानना चाह रहे हैं तो पेंटोस शुगर होगा, और क्या होगा? नाइट्रोजन बेस होगा, और क्या होगा? फास्फेट होगा। पेंटोस शुगर होगा, नाइट्रोजन बेस होगा, और क्या होगा? फास्फेट होगा। ठीक है, तो ये है न्यूक्लियोटाइड। इधर ध्यान से देखो, अगर इन दोनों को आपने मिला दिया, पेंटोस शुगर से अगर आपने नाइट्रोजन बेस को जोड़ दिया, अभी देखेंगे कैसे जुड़ेगा, अगर आप जोड़ दोगे तो बन जाता है, जानते हैं क्या बन जाता है? न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। क्या बन जाता है? न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट, तो दैट मीन न्यूक्लियोटाइड बराबर न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट।
तो न्यूक्लियोटाइड बराबर न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट। इसका मतलब यह हुआ कि न्यूक्लियोसाइड बराबर न्यूक्लियोटाइड माइनस फास्फेट। ओके, हाँ ये देखिए, अगर हम न्यूक्लियोटाइड में से न्यूक्लियोसाइड को घटा दे तो क्या बचेगा? कन्वर्जन नोट। कन्वर्ट कर लिया है। हाँ, न्यूक्लियोटाइड के कितने कंपोनेंट हैं? 3 कंपोनेंट होते हैं। क्या क्या होता है? फास्फेट, पेंटोस, शुगर और नाइट्रोजन बेस। तो एक एक करके देखिए और एक एक नोट करिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं फास्फेट। आप जानते ही हो फास्फेट क्या? फास्फेट कहां से आया हुआ है? ये कौन सा एसिड है? क्या नाम है इसका? फास्फोरिक एसिड नाम। क्या नाम है? फास्फोरिक एसिड। तो फास्फेट कहां से आया है? फास्फोरिक एसिड से आया है ना? आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़े हैं, आप अच्छे से जानते होंगे, ऐसा ही कुछ।
तो ये है फास्फेट, फास्फोरिक एसिड से आया है, बताना नहीं। ये है पेंटोस शुगर। क्या है? पेंटोस शुगर। और जैसे ही हमने पेंटोज बोला आप समझ गए होंगे कितने कार्बन है इसमें? 5 कार्बन। इसमें कितने कार्बन है? 5 कार्बन है इसमें। ठीक है, ये स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाएगा पहले इसको आप समझ लीजिए, पहले इसको देख लीजिए फिर खुद से नोट करिएगा। देखिए, तो इसको बनाने के लिए बनाया गया है एक पेंटागन। ठीक है, और इसका जो टॉप है यहां पे कोई कार्बन नहीं है, यहां पे क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसके बाद से ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, और इस पे हम 5वां कार्बन नोट करने वाले। ठीक है, तो यहां पे रखा है ऑक्सीजन, इसके बाद से नंबर दे रहे हैं 1 C2, तीसरा कार्बन है, चौथा कार्बन, ये है 5वां कार्बन। अब हर एक कार्बन पे क्या करने वाले हैं? लगाने वाले हैं H और H, H लगा दिया और OH, H लगा दिया और OH। ठीक है, यहां पे देखो इस वाले कार्बन की कितनी वैलेंसी पूरी हो गई है? 1 2 3, क्या बचा? 1। ओके, और इसको देखो क्या कर दिया, इसको कर दिया लगा दिया HOH, H लगा दिया, OH लगा दिया, एक और बचा है तो क्या लगा दिया? H। एक्चुअली इसको पूरा मिला करके अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख दें इसको? क्या लिख दें इसको? बिल्कुल सही, तो इसको हम लिख देंगे CH2। दोबारा देखो, दोबारा देखो कैसे बनाया है इसको। ये देखो कैसे राइबोस शुगर बनाते हैं। ये क्या तैयार किया? पेंटागन। यहां पे क्या रखना है? ऑक्सीजन। कार्बन नंबर 1 2 3 4, और ये है 5वां वाला। सब पे क्या लगाने जा रहे हैं? H H H और यहाँ पे क्या सिर्फ लगाना है? H, एक ही वैलेंसी बची है, और यहाँ पे लगा दो CH2। और ये क्या बन चुका है? ये बन चुका है पेंटोस शुगर। और ये कौन सा पेंटोस शुगर है? ये राइबोज। कौन सा है? राइबोज पेंटोस शुगर है। तो ये जो पेंटोस शुगर अब आप बनाने वाले हो इसका क्या नाम है? राइबोज शुगर। बना लोगे? क्या तैयार करना है? पेंटागन। पेंटागन के टॉप पे क्या लिखना है? बाकी जो बचे हुए कॉर्नर है सब पे क्या लिखो? C1 C2 करके नोट कर दो। ठीक है, एक कार्बन और बचेगा तो उसको बाहर जोड़ दो। क्या लिख दोगे? CH2OH। ठीक है, तो ये है राइबोज। अब इसी राइबोज शुगर से डिराइव करेंगे हम लोग, जिसका नाम क्या होगा? जिसका नाम होगा डीऑक्सीराइबोज। क्या नाम होगा? डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज नाम होगा। ठीक बात है। पर डीऑक्सीराइबोज आप बनाना चाह रहे हो तो डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल कर देना। ठीक है, तो यहीं से ये जो राइबोज शुगर है यहीं से ऑक्सीजन रिमूव करने वाले हैं। यहीं से जब रिमूव कर देंगे ऑक्सीजन को तो क्या बन जाएगा? डीऑक्सीराइबोज। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइबोज से जब डीऑक्सीराइबोज बनाया जाएगा तो ऑक्सीजन को कहां से रिमूव किया जाएगा? किस कार्बन से? C1 से, C2 से, C3 से, C4 से? कहां से? कहां से? C2 से। ये वाला जो ऑक्सीजन है इसको हटा दो। इसको हटा दोगे क्या बन जाएगा? डीऑक्सीराइबोज। क्या बन जाएगा? डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, तो इधर देखो कैसे बनता है। ये बनता है रिमूवल, रिमूवल ऑक्सीजन का एटम। ऑक्सीजन का एटम रिमूव कर दिया है कहां से? फ्रॉम C2 कार्बन।
कार्बन नंबर 2 से, कार्बन नंबर 2 से O को रिमूव कर दोगे, क्या बच जाएगा? सिर्फ बच जाएगा यहाँ पे H। ओके, देखो मेरे लिए बनाना बहुत आसान है, इसको देखना। अब ये क्या हो गया? अब ये बन चुका है डीऑक्सीराइबोज। क्या बन चुका है? डीऑक्सीराइबोज। सिर्फ क्या किया? इस वाले ऑक्सीजन का रिमूवल। तो कहां से ऑक्सीजन को रिमूव करोगे तो डीऑक्सीराइबोज बन जाएगा? हाँ, ये सवाल आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन का रिमूवल आपने कहां से किया है, तो बन जाएगा डीऑक्सीराइबोज। तो यहां तक आपका कंप्लीट। ये तो फास्फोरिक एसिड है, यह है पेंटोस शुगर। दो प्रकार का पेंटोस शुगर आएगा, या तो राइबोज आएगा या तो डीऑक्सीराइबोज आएगा। अगर आरएनए होगा तो कौन सा शुगर आएगा? राइबो। अगर डीएनए होगा तो कौन सा आएगा? डीऑक्सीराइबोज। तो सबको क्लियर है? राइबोज का मॉलिक्यूल बना लोगे आप, चलिए। और डीऑक्सीराइबोज का, अगर डीऑक्सीराइबोज बनाओगे तो ऑक्सीजन कहां से रिमूव करोगे? C2 से। ठीक है, अब इसके तीसरे पार्ट पे आ जाओ। तीसरे पार्ट पे ये है नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन रखने वाला। ठीक है, नाइट्रोजन रखेगा तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन बेस नाम। क्या होता है नाइट्रोजन बेस? एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अब आप बेटर समझते होंगे क्या होता है एरोमेटिक, क्या होता है हेटेरोसाइक्लिक, है ना? तो क्या होता है एरोमेटिक? जो हकल रूल को फॉलो करे वो आप जानिए। ठीक है, क्या होता है हेटेरोसाइक्लिक? क्या होता है हेटेरोसाइक्लिक? रिंग में कार्बन के जगह पे कोई और, कौन? कोई और, कोई भी आ जाए। हाँ बिल्कुल सही, कार्बन के जगह पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ जाए तो रिंग को क्या कह दिया जाता है? हेटेरोसाइक्लिक कह दिया जाता है। तो नाइट्रोजन बेस क्या होगा भाई? एरोमेटिक होगा, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। अब इसको पहले देख लो, यहां तक कंप्लीट है ना तुम्हारा? अब इसके बाद देखो, हो सकता है नाइट्रोजन बेस दो हेटेरोसाइक्लिक रिंग रखे। कितने? दो। तो डबल हेटेरोसाइक्लिक रिंग रख सकता है, और हो सकता है कि एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग रखे। जब दो हेटेरोसाइक्लिक रिंग रखेगा तो उसे क्या बोला जाएगा? प्यूरिन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? प्यूरिन कहा जाएगा। और अगर एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग होगा तो इस नाइट्रोजन बेस को क्या बोला जाएगा? पिरिमिडिन्स कहे जाएंगे। क्या कहा जाएगा? पिरिमिडिन। ठीक है, तो यहां देखते हैं हम लोग सबसे पहले ये है एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग, पिरिमिडीन है। सिर्फ एक ही रिंग है, ये देखो एक ही रिंग है, और इस रिंग का क्या नाम है? पिरिमिडीन रिंग। इसी रिंग की वजह से तो नाम इनका पिरिमिडीन पड़ा हुआ है। तो जिनका नाम ही पिरिमिडीन है उनमें कौन सा रिंग है? पिरिमिडीन रिंग है। ठीक है, और पिरिमिडीन रिंग में आप क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो, ये देखो, ये दोनों तो नाइट्रोजन दिख रहा है आपको, लेकिन बाकी बच गए कॉर्नर 1 2 3 4, तो चार क्या है? कार्बन। तो पिरिमिडीन रिंग कैसा दिखता है? चार कार्बन होता है और दो नाइट्रोजन। चार कार्बन होता है, दो नाइट्रोजन होता है, ये आपको याद रखना। ओके, और अब एक पॉइंट और आपको ध्यान देना है। पिरिमिडीन रिंग में नाइट्रोजन किन किन नंबर पे आता है? क्या पोजीशन है नाइट्रोजन की? तो पहले पे और तीसरे पे। तो पहले और तीसरे पोजीशन पे नाइट्रोजन होता है। ठीक है, तो बताइए पिरिमिडीन में कितने जो रिंग है, जो हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, वो चार कार्बन है और दो नाइट्रोजन। ठीक है, टोटल 6 मेंबर हो गए। तो चार कार्बन है और दो नाइट्रोजन है। और हम कहें नाइट्रोजन की पोजीशन बताओ, ये सब सवाल डायरेक्ट होते हैं। ठीक है, तो पोजीशन बताओ, पिरिमिडीन में नाइट्रोजन की क्या पोजीशन है? पहले और तीसरे नंबर पे। इधर आओ। अब ये जो पिरिमिडीन रिंग है, इसी में एक और रिंग जोड़ने जा रहे हैं।
ठीक है, ये तो हो गया पिरिमिडिन रिंग। ये वाला देखो, यही तो बना है, ये वाला सिर्फ इतना देखो, यही तो बना है। तो पिरिमिडिन रिंग है और साथ में एक और तुम्हें पेंटासाइक्लिक रिंग दिख रहा है, दिखा? ये वाला रिंग कैसा दिख रहा है तुम्हें? पेंटासाइक्लिक। ये क्या है? हेक्सासाइक्लिक। तो ये तो है पिरिमिडिन रिंग। और जो ये दूसरा रिंग तुम्हें दिखाई दे रहा है, इसका नाम कई बार पूछा जा चुका है, याद कर लोगे तो अच्छी बात है। क्या नाम है? इमिडाजोल। तो जो दूसरा रिंग है यहाँ पे, उसका क्या नाम है? इमिडाजोल। ठीक है। फिर जो पिरिमिडिन रिंग है आप जानते ही हो, 4 कार्बन होगा और 2 नाइट्रोजन होगा। पिरिमिडिन में अभी तो पढ़ के आ रहे हैं, 4 कार्बन 2 नाइट्रोजन। आप जरा इमिडाजोल में बताओ। 1 2 3 कार्बन और 2 नाइट्रोजन। तो 3 कार्बन और 2 नाइट्रोजन वाला रिंग है इमिडाजोल। और ये तो आप जानते ही हो, पिरिमिडिन में क्या होगा? 4 कार्बन होगा और 2 नाइट्रोजन। ठीक है। तो प्यूरिन में सिंगल हेट्रोसाइक्लिक है कि डबल हेट्रोसाइक्लिक है? डबल है प्यूरिन, जबकि पिरिमिडिन क्या है? सिंगल है। अब नाइट्रोजन की पोजीशन तुम्हें यहां भी याद करनी है, तो नाइट्रोजन की पोजीशन देखो, यहां पे पहले तीसरे पे था ही। अब बताओ, पहला तीसरा सातवां और, ठीक है, तो 1 3 4 5, पहले ये वाला रिंग पूरा करेंगे, 6 7 8 9। देखो कहां कहां पड़ रहा है नाइट्रोजन, पहले पे, तीसरे पे, सातवें पे और नौवें पे। ये नंबर आपको रटा होना चाहिए। तो प्यूरिन में नाइट्रोजन की क्या पोजीशन है? पिरिमिडिन, प्यूरिन में क्या क्या बताया? 1 3 7 9। पिरिमिडिन में बताओ। ठीक है। अरे इस वाले स्ट्रक्चर में तो ये ऑलरेडी है, मतलब प्यूरिन बनाना हो तो आपको पहले पिरिमिडिन बनाना पड़ेगा और फिर उसमें जोड़ना पड़ेगा किसको? इमिडाजोल रिंग को। किसको? इमिडाजोल रिंग। ठीक है। अब आपको याद करना है कि कौन कौन से प्यूरिन्स हैं और कौन कौन से पिरिमिडिन। जल्दी बताइए, कौन कौन से प्यूरिन हैं? कौन कौन से? ए है और 2 प्यूरिन्स होते हैं। कितने पिरिमिडिन्स होते हैं? 3, है ना? कैसे याद रखेंगे? प्यूरिन में लिखा हुआ है ए और जी, और पिरिमिडिन में क्या लिखा है? सीयूटी कट। ठीक है, सीयूटी कट। ओके। और प्यूरिन में क्या लिखा हुआ है? ए और जी। ओके, ए और, तो क्या है ए? व्हाट इज ए? ठीक है, एडेनिन। एडेनिन। ठीक है। तो पूरा नाम नोट करिएगा उसका। हाँ, अब आप इसको कंप्लीट करिए और उसका पूरा नाम नोट करिए। क्या नाम होगा ए का? क्या स्पेलिंग है? ए टी ई एन आई। छूट रहा है? ई होगा कि नहीं होगा? हाँ, ठीक है, एडेनिन नाम है। व्हाट इज जी स्पेलिंग? जी क्यू ए। ठीक है। व्हाट इज सी? साइटोनिन, साइटोसिन। सही लिखा है। सही लिखा है। क्या किया जाए? ठीक है ये। अभी भी नहीं सही हुआ तो सही करो। क्या होगा?
तो सही, यूरेसिल। ओके, दिस में दिस वन, ठीक है। तो सही से नोट करना। कितने प्यूरिन जान गए आप? कौन कौन सा? एडेनिन एंड ग्वानिन। रफ पे लिख के प्रैक्टिस करना है, इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ठीक है। स्पेलिंग सही याद होना चाहिए। और कौन कौन सा पिरिमिडिन है? CUT कट। व्हाट इज CUT? साइटो, U for uracil, and T for what is A, G, क्लियर है? कितने प्यूरिन्स, कौन कौन से, कितने पिरिमिडिन? तो पिरिमिडिन में क्या याद किया? CUT कट। प्यूरिन में क्या, प्यूरिन का नाम सम्मान से लीजिए, A प्यूरिन G। इसको कंप्लीट किया है। डीऑक्सीराइबोज बनाना बहुत आसान। कार्बन नंबर 2 से क्या रिमूव कर देना है? ऑक्सीजन। इधर देखो, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेस को मिला दिया जाता है तो क्या बन जाता है? अभी नोट करके आ रहे हैं। यहां देखो इधर, पेंटोस शुगर नाइट्रोजन बेस को अगर जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसाइड। और इसी न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट भी जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। तो ये दोनों एरो बनाओ, सही से बनाना है ना, अपना एरिया देख लेना कहां तक लेना, ठीक है। तो ये है पेंटोस शुगर और ये है, बन गया न्यूक्लियोसाइड। फास्फेट को भी जोड़ दोगे तो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कैसे न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड बनने। यहां देखिए ये क्या बनाया है, ये क्या है? अभी भी नहीं दिख रहा है। पेंटोस शुगर है, अभी नहीं बनाना सीख पाए क्या? सीख लिया है ना? कैसे बनाया जाता है? पेंटागन बनाया जाता है, यहाँ रख दिया जाता है ऑक्सीजन को, यहाँ पे C1 C4 एंड 5, ये किया जा रहा है। यही बनाया है यहाँ पे, ये देखिए ऑक्सीजन है, ये क्या है? कार्बन नंबर 1 इस पेंटोस शुगर का। हाँ ये पेंटोस शुगर है। आरएनए के केस में ये राइबोज होगा और डीएनए के केस में ये डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, तो ये हो गया कार्बन नंबर 1, इसकी रिक्वायरमेंट थी तो इसको बना लिया। ये क्या है? कार्बन नंबर 5, बाकी जरूरत नहीं थी, नहीं बनाया। ओके, तो ये तो हो गया पेंटोस शुगर। नोट करने की जरूरत नहीं है, ये भी नहीं पहचान पा रहे, पढ़ के आ रहे। तो ये है पेंटोस शुगर, ये है नाइट्रोजन बेस। कौन कौन से नाइट्रोजन बेस होते हैं आप जानते हो, दो प्रकार के हैं, प्यूरिन्स है और क्या है? पिरिमिडिन्स है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पेंटोस शुगर के साथ जब नाइट्रोजन बेस जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है? न्यूक्लियोसाइड। क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड बनता है, न्यूक्लियोसाइड बनता है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि नाइट्रोजन बेस पेंटोस शुगर के किस कार्बन के साथ या किस मॉलिक्यूल के साथ जुड़ने वाला है? पेंटोस शुगर के किस एटम के साथ जो है जुड़ने वाला है? तो ध्यान से सुनिए, नाइट्रोजन बेस जो पेंटोस शुगर है, चाहे राइबो चाहे डीऑक्सीराइबो, पेंटोस शुगर के हमेशा किस कार्बन से जुड़ेगा? फर्स्ट कार्बन। तो हमेशा जब न्यूक्लियोसाइड बनना होगा
तो नाइट्रोजन बेस कार्बन नंबर 1 के साथ बॉन्ड बना, ठीक है, कार्बन नंबर 1 के साथ। तो हमेशा कार्बन नंबर 1 के साथ जुड़े कौन? नाइट्रोजन बेस। कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन सा? दो। प्यूरिन्स होते हैं और पिरिमिडिन्स होते हैं। कौन कौन सा प्यूरिन होता है? ए और जी। कौन कौन सा पिरिमिडिन होता है? चलो ध्यान से सुनना। अगर प्यूरिन होगा, अगर प्यूरिन होगा तो कार्बन नंबर 1 के साथ कौन बॉन्ड बनाएगा? 9वें पोजीशन का नाइट्रोजन। इधर आओ, यहां देखो, ध्यान से देखना। ये है पेंटोस शुगर और ये है इसका कार्बन नंबर 1। जब प्यूरिन जुड़ के पेंटोस शुगर के साथ जब न्यूक्लियोसाइड बनाना होगा तो बॉन्ड बनेगा कार्बन नंबर 1 के बीच में और जो 9वें पोजीशन का नाइट्रोजन। क्लियर है? क्या कहा हमने? कार्बन नंबर 1 और 9वें पोजीशन पे जो नाइट्रोजन है उसके बीच में बनेगा बॉन्ड। ठीक बात है ना ये? तो इसे बोला जाता है 1 और 9, पहले पोजीशन के बीच और 9वें पोजीशन के बीच 1,9 ग्लाइकोसिडिक लिंक। ठीक है? तो प्यूरिन जुड़ के पेंटोस शुगर के साथ जब न्यूक्लियोसाइड बनाएगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? क्या नाम होगा? 1,9 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। लेकिन अगर यही पिरिमिडीन होगा तो कार्बन नंबर 1 के साथ कौन जुड़ेगा? पहले पोजीशन। तो कौन सा बॉन्ड कहा जाएगा? 1,1 ग्लाइकोसिडिक लिंक। 1,1 ग्लाइकोसिडिक लिंक ये दिखा रहे हैं इसमें। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, देख लीजिए। तो C1 और नाइट्रोजन के बीच जो बॉन्ड बन रहा है नाइट्रोजनस बेस के बीच वो ग्लाइकोसिडिक है। अगर प्यूरिन होगा तो कौन सा बॉन्ड होगा? इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा नहीं। 1,9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या लिंकेज है। और अगर पिरिमिडीन होगा तो क्या बनेगा? 1,1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या बॉन्ड बनने वाला। और अगर ये जुड़ गया तो क्या बन चुका है? न्यूक्लियोसाइड। क्या बन चुका है? न्यूक्लियो। अब इस पे फास्फेट जोड़ो तो फास्फेट कहां जुड़ेगा? 5वें पे, है ना? तो कार्बन नंबर 5 पे जुड़े। P फॉर फॉस्फेट एंड P फॉर 5, 5। ठीक है ना? तो ये है 5। तो ये है 5 और इसी से क्या जुड़ रहा है? फॉस्फेट। ठीक। इधर देखना, यहाँ पे क्या था? Cl2OH था, एल्कोहल। OH मतलब एल्कोहल। और यह है फास्फोरिक एसिड। एल्कोहल और एसिड के बीच कौन सा बॉन्ड? एस्टर बॉन्ड। तो कार्बन नंबर 5 और फास्फेट के बीच कौन सा बॉन्ड है? एस्टर बॉन्ड है। और अब क्या बन चुका है? अब बन चुका है, अरे फास्फेट जुड़ गया, अब क्या बन चुका है भाई? न्यूक्लियोटाइड बन गया। और क्या बन गया? क्या बन गया है? न्यूक्लियोटाइड। इसको कंप्लीट करो। ठीक है? तो प्यूरिन होगा तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का क्या नाम होगा? 1,9। और पिरिमिडीन जुड़ेगा तो कौन कौन सा है पिरिमिडीन? जैसे मैं कहूं कि एडेनिन जुड़ रहा है तो कौन सा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड? मैं कहूं ग्वानिन जुड़ रहा है तो। लेकिन अगर हम CUT में से कोई नाम ले तो 1,1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। 1,1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है? और यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमेशा कार्बन नंबर 5वें के साथ फास्फेट जुड़ेगा। कौन सा बॉन्ड होगा? एस्टर बॉन्ड। क्या होगा? एस्टर बॉन्ड होगा। ठीक है? चलो मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर एक न्यूक्लियोटाइड बनाना चाह रहे हो, कितना? एक। अगर एक न्यूक्लियोटाइड बनाना चाह रहे हो तो कितने
ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड लगेंगे और कितने एस्टर बॉन्ड लगेंगे? आओ जल्दी, कितने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और कितने एस्टर बॉन्ड लगने वाले हैं? एक न्यूक्लियोटाइड बनाना चाह रहे हो, कितना ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और कितना एस्टर बॉन्ड? 1 1, बिल्कुल सही है। इसको कंप्लीट कर लिए हो? अगर कंप्लीट कर लिया तो एक नोट डालो। हाँ, नोट कर लो। नोट में पहला पॉइंट नोट करते हैं, ध्यान से सुनो पहले। ठीक है, अगर मैं कहूं कि एक न्यूक्लियोसाइड बनाना है, क्या बनाना है ना? तो एक न्यूक्लियोसाइड में कितना ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड लगे, है ना? तो लिखे जरा, ईच न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड को अब एनएस लिखा करो, एनएस। ईच न्यूक्लियोसाइड कंटेन्स, ईच न्यूक्लियोसाइड कंटेन्स 1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सही है ना? 1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। नेक्स्ट पॉइंट में आओ। ईच न्यूक्लियोटाइड कंटेन्स, ईच न्यूक्लियोटाइड कंटेन्स 1 glycosidic linkage and 1 ester linkage, 1 ester linkage। ठीक है, ये देखो सवाल देगा, आगे हम लोग सवाल करेंगे। डीएनए का लेंथ देगा, कहेगा कि इतना मीटर है, जो भी कोई नंबर देगा आपसे, कहेगा कि डीएनए की लंबाई इतनी है, कहेगा कि बताना उसमें कितना ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है या कितना एस्टर बॉन्ड है। तो कैसे पता करेंगे? दिए गए डीएनए के लेंथ में क्या पता कर लें तो हमें पता लग जाएगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और एस्टर बॉन्ड का नंबर, न्यूक्लियोटाइड का नंबर। न्यूक्लियोटाइड का नंबर ही एस्टर बॉन्ड और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के नंबर के क्या होगा, बराबर होगा। एक फार्मूला लिखेंगे, बॉक्स में बंद कर लेंगे, लिखिएगा जरा। नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या बॉन्ड एक ही बात है, नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बराबर नंबर ऑफ एस्टर बॉन्ड, नंबर ऑफ एस्टर बॉन्ड बराबर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। समझ गया ना? तो एस्टर बॉन्ड और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बराबर होंगे और इनका नंबर किसके इक्वल होगा, न्यूक्लियोटाइड के नंबर के बराबर होगा।
इसी नोट में कुछ और पॉइंट नोट करिए, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी फ्रेडरिक मिक्सचर ने किया था। किसने किया था? फ्रेडरिक मिक्सचर। कब किया था फ्रेडरिक मिक्सचर ने यह डिस्कवरी? 1869, है ना? अरे 1969, ये क्या है? 1869, याद रखिए। ठीक है, लिखिए जरा। न्यूक्लिक एसिड वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, न्यूक्लिक एसिड वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, न्यूक्लिक एसिड वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, नाम देख के नोट करो, क्या नाम है? फ्रेडरिक मिक्सचर। हाँ, वो ठीक बात है। एक्चुअली जो पहला न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर हो रहा है वो डीएनए ही हो रहा है, तो डीएनए की डिस्कवरी भी न्यूक्लिक एसिड ही तो है, डीएनए। फ्रेडरिक मिक्सचर ने की। तो चाहे डीएनए की डिस्कवरी के बारे में बात करेगा, चाहे न्यूक्लिक एसिड, आंसर वही होगा। क्या होगा? फ्रेडरिक मिक्सचर। तो पहले आप लिखिए, न्यूक्लिक एसिड वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मिक्सचर इन 1869। टिक कर लेना नाम और ये सन। ठीक है, फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मिक्सचर इन 1869 एंड कॉल्ड इट, और इसको क्या बोला? न्यूक्लिक एसिड को इन्होंने क्या कहा था? एंड कॉल्ड इट, क्या बोला? न्यूक्लिन। देख के नोट करो, क्या कहा था? न्यूक्लिन बोला गया था इनके द्वारा। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, पढ़िए जरा। लेटर ऑन, आगे चल के नाम इसका क्या रख दिया गया? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिन का नाम आगे पर चल के क्या पड़ गया? न्यूक्लिक एसिड। किसके द्वारा? अल्टमान के द्वारा। क्यों? क्योंकि इन्हें यह पता लगा कि इसका नेचर तो क्या है? एसिडिक है। तो एसिडिक नेचर होने की वजह से अल्टमान ने इसका नाम क्या रख दिया? न्यूक्लिक एसिड नाम रख। तो देखो हमने क्या लिखा है, लेटर ऑन, आगे चल के इट वाज नेम्ड, इसे क्या पुकारा गया? न्यूक्लिक एसिड, है ना? किनके द्वारा नाम दिया गया है? अल्टमान के द्वारा। क्यों? आफ्टर इट्स एसिडिक नेचर, इसका एसिडिक नेचर होने की वजह से का नाम न्यूक्लिक एसिड पड़ा, है ना? तो न्यूक्लिक एसिड नाम किसने दिया है? अल्टमान। ठीक है, न्यूक्लिन किसके द्वारा कहा गया है? फ्रेडरिक मिक्स। कौन सा सन है ये? 1869, याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के हैं? नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। न्यूक्लिक एसिड्स आर टू टाइप। कौन से हैं दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड? 1 2 कर लो, नाम नोट कर लो, डीएनए और आरएनए। डीएनए के ब्रैकेट में पूरा नाम नोट कर लेना और आरएनए के ब्रैकेट में पूरा नाम नोट कर लेना। क्या नाम होगा डीएनए का पूरा? डीऑक्सी। और आरएनए का क्या नाम है?
चलिए याद रखिए, आरएनए और डीएनए के बारे में बात करने वाले दो न्यूक्लिक एसिड हैं। तो चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, कितने प्रकार के नाइट्रोजन बेसेस को रखता है? 5 में से 4 ही होते हैं। टोटल हमारे पास 5 है, 2 प्यूरिन है और 3 क्या है? पिरिमिडिन। 5 में से 4 ही आएंगे। डीएनए में भी 4 आएगा और आरएनए में भी 4। आप जानते ही हैं कौन कौन सा नाइट्रोजन बेस जो है आरएनए में आएगा? 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस कौन कौन से आरएनए में आते हैं? ए आएगा, सी आएगा, सी आएगा कि नहीं आएगा? और क्या आएगा? है ना? तो आरएनए का आइडेंटिफाइंग बेस क्या होता है? यूरेसिल। इसमें आया ए और 2, और यू ही क्या है? आरएनए का आइडेंटिफाइंग बेस। डीएनए में कौन से 4 आएंगे? ए, टी, सी, टी, और यहाँ पे टी मतलब थाइमिन जो है वो क्या होता है? वो आइडेंटिफाइंग बेस होता है। तो ए, टी, टी और टी। ओके, चलो अब आरएनए में, अच्छा तुम्हें न्यूक्लियोसाइड बनाना है तो नाइट्रोजन बेस को कार्बन नंबर 1 पे जोड़ोगे, है ना? तो किस शुगर पे जोड़ना चाह रहे हो, राइबोज पे कि डीऑक्सी राइबोज पे जोड़ेंगे क्योंकि क्या है? आरएनए है। तो यहां देख लो, यहां ये हो गया राइबोज। राइबोज पर जोड़ दे रहे हैं नाइट्रोजन बेस को ले जाकर के। ये सब नाइट्रोजन बेसेज है आरएनए के, जो ले जाके राइबोज पे जोड़ने वाले। अब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड बनेगा। फिर हम क्या जोड़ देंगे? फास्फेट जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। इधर देखो, यहां राइबोज पे जोड़ा है नाइट्रोजन बेस को, लेकिन यहां क्या जोड़ने वाले हैं? डीऑक्सी राइबोज पे जोड़ेंगे तो बनेगा न्यूक्लियोसाइड यहाँ पे। और यहां पर भी हम लोग फाइनली क्या जोड़ देंगे? फास्फेट को जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड प्राप्त हो जाएगा। इधर देखो, इसका पूरा नाम आप जानते ही हो, क्या नाम है इसका? एडेनिन। इसका का यूरेसिल। ओके, चलिए, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के नाम पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ना? तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। ये तो एडेनिन है, ये क्या है? ग्वानिन है। इसको बताना साइटो, सही लिखा है। ये क्या है? ठीक है। तो एडेनिन के न्यूक्लियोसाइड का क्या नाम है? एडिनोसिन। ठीक है, ये क्या होगा? इसका क्या नाम होगा? क्या नाम होगा? नाम आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, यहां देखिए, अब ये हो गया न्यूक्लियोसाइड। अब इसमें फास्फेट जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियो। जब एडिनोसिन में फास्फेट जोड़ोगे तो क्या नाम हो जाएगा? एडिनोसिन मोनोफास्फेट। क्या नाम होगा? एडिनोसिन मोनोफास्फेट, आल्सो नोन एज एडिनाइलिक एसिड। ये सब आपको याद करना है। बायोमॉलिक्यूल वाला हिस्सा भी मैं यहाँ पे पूरा कवर कर रहा हूँ।
ठीक है, तो सब आपको याद करना रहेगा, कुछ छोड़ना नहीं है जो कुछ। तो ये हो गया एडिनाइलिक एसिड। क्या क्या बोल सकते हैं इसको? एडिनोसिन मोनो, हाँ, इसका क्या नाम होगा? Sorry. इसका क्या नाम होगा? बिल्कुल सही, ग्वानालिक एसिड नाम है। क्या क्या बोल सकते हैं? ग्वानोसिन मोनो का क्या नाम? रफ पे लिख करके पूरा सही से याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इसको क्या बोल सकते हो? साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, है ना? ये क्या है? प्यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। नाम बताओ? प्यूरिडाइलिक एसिड। ठीक है, देखो यार, ये यहाँ पे अलग था तो मैंने नोट कर दिया है, बाकी सब कुछ वही होगा। सबके आगे क्या लगा लेना है? डीऑक्सी। यहाँ पर भी इन तीनों में जब न्यूक्लियोसाइड जब आप बनाओगे तब क्या लगा लोगे? डीऑक्सी। जैसे यहाँ पे क्या नाम होगा? डीऑक्सी एडिनोसिन। यहाँ क्या नाम होगा? डीऑक्सी गुआनोसिन। यहाँ क्या होगा? डीऑक्सी साइटिडीन। यहाँ पे क्या नाम होगा? डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। यहाँ पे क्या नाम होगा? डीऑक्सी ग्वानालिक एसिड। यहाँ पे क्या नाम होगा? डीऑक्सी साइटिडाइलिक एसिड। और जो अलग है वो हमने नोट कर लिया। इसका आंसर करो। टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेस। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए में आरएनए में। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए में आरएनए में। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए में आरएनए में।
पता भाई, न्यूक्लिक एसिड में कितने प्रकार के नाइट्रोजन बेस है? हाँ, 5 होंगे, वही जो पांचों आप जानते हैं, ए, जी और क्या? इधर इधर न्यूक्लिक एसिड में कितने प्रकार के न्यूक्लियोसाइड? पता भाई, कौन से 8 हैं? 4 आरएनए वाले और 4 कितने प्रकार के न्यूक्लियोसाइड? कितने प्रकार के न्यूक्लियोटाइड? चलो देखिए इधर, अब डीएनए के बारे में पढ़ने वाले हैं पहले, ठीक है? किसने डिस्कवरी की है डीएनए की? फ्रेडरिक मिस्टर। न्यूक्लिक एसिड जो डिस्कवर कर रहे हैं कुछ और थोड़ी ना, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है? तो क्या होता है डीएनए? लॉन्ग पॉलीमर होता है, किसका? राइबोन्यूक्लियोटाइड का, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड का, ठीक है? और जो डीएनए का लेंथ है वो डिफाइंड किया जाता है किस आधार पे? न्यूक्लियोटाइड के नंबर को देख करके, ठीक है? चलिए, तो यहां पे हम लोग न्यूक्लियोटाइड के बारे में बताने वाले हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म का नाम मैं नोट करूंगा और उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड है ये हमें याद करना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो नेक्स्ट पार्ट में एक हेडिंग लीजिए आप, डीएनए। डीएनए, डीएनए, हाँ, अब पहले ही नोट कर लिया है कि ये मैक्रोमॉलिक्यूल है तो बार बार नहीं नोट करेंगे। डीएनए की भी डिस्कवरी के बारे में क्या आप बताओगे? डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मिक्सचर। डीएनए में डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक, जो अभी नोट किया था वही, डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मिक्सचर, डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मिक्सचर इन कौन सा सन होगा? हाँ वही होगा, 1869। एक नेक्स्ट पॉइंट पे लिखिए, डीएनए इज डीएनए इज ए लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। ये लाइन है पहले ही यहाँ पे एनसीईआरटी नोट कर लेते हैं, बाकी हम जानते ही हैं कि पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड। डीएनए इज ए लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। जेनेटिक
तो ये देखिए, ये 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिए। इसे 4 ऑर्गेनिज्म हमने नोट किए हैं, जिसमें से 2 वायरस लिखा हुआ है, एक बैक्टीरिया लिखा हुआ है और एक जो है यूकारोटिक सेल। तो ये देखिए एक फेज है, क्या नाम है, 5 × 174। तो क्या होता है फेज, वायरस होता है। तो 5 × 174, दूसरा लिखा हुआ है लैम्डा फेज। ये दोनों क्या है, वायरस है। ये आप जान ही रहे हैं क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। ये आप जान ही रहे हैं किसका एग्जांपल है, यूकारोटिक सेल का है। 4 एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इधर देखो, अब 5 × 174 की आप बात करोगे तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड न होके कैसा है, यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड है एक्सेप्शनली। वैसे डीएनए कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड होता है। लेकिन यहाँ देखो क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, ठीक है। बाकी इसके अलावा देखो हर जगह डीएनए क्या लिखा हुआ है, डबल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड है, डबल स्ट्रैंडेड। इसके अलावा एक पॉइंट और आपको ध्यान देना है, आपको मालूम है कि प्रोकार्योट में जो डीएनए है वो कैसा हो जाएगा, कैसा होता है, सर्कुलर होता है भाई, नहीं पढ़ा बैक्टीरिया, सर्कुलर होता है। बाकी जगह क्या होगा, लीनियर होगा। तो बाकी जगह लीनियर होगा और जबकि बैक्टीरिया में क्या होगा, सर्कुलर होगा, है ना। अब हमें याद करना है कि डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड्स है या कितने बेस पे, ठीक। अब बताओ, जब सिंगल स्ट्रैंडेड है तो क्या बेसेस की पेयरिंग हो पाई होगी, नहीं हुआ होगा। जब बेसेस की पेयरिंग नहीं हो पाई होगी तो सिर्फ हमें क्या बताना है, न्यूक्लियोटाइड का नंबर। क्या बताना है, न्यूक्लियोटाइड का नंबर बताना है, ठीक है। तो यहां देखो, चूंकि ये सिंगल स्ट्रैंडेड है तो इस वजह से हमें क्या बताना पड़ रहा है, न्यूक्लियोटाइड का नंबर, क्योंकि पेयरिंग तो होगी ही नहीं, एक ही स्ट्रैंड है। अगर उसके सामने दूसरा स्ट्रैंड होता तो नाइट्रोजन बेस के सामने कोई दूसरा नाइट्रोजन बेस आता जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। अब चूंकि नहीं है, एक ही स्ट्रैंड है, तो वो क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। अगर सिंगल स्ट्रैंडेड है तो हम बेस पेयर नहीं बताएंगे, क्या बताएंगे, न्यूक्लियोटाइड का नंबर, ठीक है। कितना नंबर है, 5386 न्यूक्लियोटाइड, इसमें 5 × 174। इधर आओ लैम्डा फेज में। अब बाकी सब डबल स्टैंडर्ड है तो इस वजह से क्या लिखा हुआ है, बेस पेयर। तो बाकी सब डबल स्टैंडर्ड है, इस वजह से लिखा हुआ है बेस पेयर। क्या लिखा हुआ है, बेस पेयर। तो बाकी सब में बेस पेयर है। लैम्डा फेज में कितना है, 48,502 बेस पेयर, ठीक है। इस्चेरिचिया कोलाई में कितना है, 4.6 मिलियन बेस पेयर, 10⁶ है ना, मिलियन, 4.6 मिलियन। इधर बताओ, ह्यूमन बीइंग में बताओ क्या है ये, 3.3। क्यों 3.3, क्योंकि इधर डिप्लॉयड नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, अप्लॉयड। अगर ये डिप्लॉयड कंटेंट होगा तो ये क्या हो जाएगा, 6.6 हो जाएगा। तो यहीं पे नोट कर ले रहे हैं, 2n के लिए कितना होगा, 6.6 बिलियन। 10⁹ क्या होता है, बिलियन, ओके। तो ये नंबर हमें याद करना है। तो देखिए 5 × 174 में क्या नंबर याद कराया, ये देखो कैसे याद रखेंगे। देखो इधर, यहां देखो, 5 और 3 कितना होता है, 8। तो लिखा है 5 3 8, एक नंबर और लिखा है 5 और 3 कितना होता है, 8। तो लिख दिया 5 और 3 8, 5 3 8 6। तो ये 5 × 174 का है। दूसरा देखना नंबर क्या लिखा हुआ है, ये देखना 48 और 2 कितना होता है, 50। दोबारा देखो इधर, ये नंबर देखो, ये है 48 और लिखा 2, और ये हो गया 48 और 2 कितना हो गया, 50, ठीक है। बाकी ये दोनों डेटा आपको याद रखना है। इस्चेरिचिया कोलाई में कितना है, 4.6 मिलियन, और ह्यूमन बीइंग में कितना है, क्या है बताइए, कितना आ रहा है, 3.3 बिलियन, वो भी हैप्लॉयड में या जीनोम में। जबकि अगर डिप्लॉयड में पूछेगा, डिप्लॉयड कंटेंट में, तो कितना हो जाएगा, 6.6 इंटू 10⁹ मतलब 6.6 बिलियन, 6.6 बिलियन। जल्दी नोट करो इसे और याद भी करो, और याद करके जल्दी से बताओ क्या तुमने पढ़ा इसमें।
नोट कर लिया है? नंबर बताओ कितना, क्या याद किया इसमें, चलो बताओ। 5 और 3 होता है 8, तो 5 3 8, आगे लिखा है 6। ठीक है, इधर है 48 और 2 होता है 50, 4.6 बिलियन, 3.3 बिलियन। और ये है इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ये नंबर आपको याद। ठीक है, क्यों यहां सिर्फ न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं? क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड है, पेयरिंग नहीं हो पाई होगी। ठीक है, एक बात और ध्यान से सुनना, अगर लैम्डा में, चाहे इचेरिचिया कोलाई में, चाहे ह्यूमन बीइंग, अगर वो बेस पेयर नहीं पूछता है, न्यूक्लियोटाइड का नंबर पूछता है, तो आपको 2 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन नंबर्स में। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा इसको। तो ये देखो, ये सब पढ़ चुके हैं, बताना न्यूक्लियोटाइड के कितने कंपोनेंट है? 3। कौन कौन सा? नाइट्रोजन बेस होगा, पेंटोस शुगर होगा, और फॉस्फेट ग्रुप होगा, राइबोज होगा, आरएनए में डीऑक्सीराइबोज होगा। 2 प्रकार के नाइट्रोजन बेसेज है, कौन कौन सा है? प्यूरिन है, कौन कौन होता है प्यूरिन? कौन कौन होता है पिरिमिडिन? ठीक है, ओके। अब यहां देखिए, डीएनए का आइडेंटिफाइंग बेस क्या होता है? डीएनए का आइडेंटिफाइंग बेस क्या है? थाइमिन। आरएनए का आइडेंटिफाइंग बेस, ठीक है, एक नाइट्रोजन बेस लिंक होता है किस कार्बन पे, किस बॉन्ड के थ्रू? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, तो 1 9 ग्लाइकोसिडिक था और 1 1 था, और क्या बन जाता है? न्यूक्लियो। ठीक है, जैसे कि एडिनोसिन एक न्यूक्लियोसाइड है, जैसे डीऑक्सी एडिनोसिन एक न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, गोनोसिन डीऑक्सीगोनोस, साइटिडीन डीऑक्सीसाइटिडीन, यूरिडीन या डीऑक्सीथाइमिडीन। ठीक है, अब फास्फेट ग्रुप कहां लिंक होता है? 5वें कार्बन, है ना, न्यूक्लियोटाइड से कौन सा बॉन्ड बना के? एस्टर बॉन्ड या फास्फोएस्टर। फास्फो डाई एस्टर नहीं लिखा है, क्या लिखा है? फास्फो एस्टर लिखा है, डाई एस्टर नहीं है। डाई एस्टर कुछ और है, वो अभी आपको बाद में दिखाता हूं। तो फास्फो एस्टर लिंकेज, और इसी के साथ क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। और 2 न्यूक्लियोटाइड लिंक होते हैं किससे? 3-5 फास्फोडास्टर लिंकेज से, और साथ में क्या बन जाएगा? डाई न्यूक्लियोटाइड। अभी दिखाते हैं इसको ये कहां बनता है। और ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड ऐसे ही जुड़ते जाएंगे तो क्या बन जाएगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाएगा, और यही क्या होता है? यही न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, ए पॉलीमर डस फॉर्म्ड है, एक एंड पे कुछ फ्री होगा, दूसरे एंड पे कुछ फ्री होगा, यही देखने जा रहे हैं। तो यहां पे एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो आप इधर देखो, यहां देखो, इधर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दिखाया जा रहा है, ध्यान से देखना इसको। ये है कार्बन नंबर 1। कैसे जो समझ गए हैं कि यही 1 है? क्या जुड़ा है? नाइट्रोजन बेस, तो ये क्या है? 1, ये क्या है? 2, ये क्या है? 3, ये क्या है? 4, और ये क्या है? 5। तो फास्फेट कहां जुड़ा हुआ है? 5वें। नाइट्रोजन बेस कहां जुड़ा है? पहले पे। वैसे ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, और ये है 5। वैसे यहां देखो, 1 है, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, और ये है 5। यहां देखो, ये है 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये देखना, इस पूरे का नाम बताओ, देखो इधर, इस पूरे का नाम बताना। क्या है ये?
न्यूक्लियोटाइड है। क्या क्या दिख रहा है? शुगर है, नाइट्रोजन बेस है और फास्फेट। एक बात है, ये क्या दिख रहा है? न्यूक्लियोटाइड। ये क्या है? ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड। एक बात है, न्यूक्लियोटाइड। ओके, अब ध्यान से देखना जरा, यहां पे जैसे देख लो कितने न्यूक्लियोटाइड हैं। न्यूक्लियोटाइड 1, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड 3, न्यूक्लियोटाइड 4, 4 न्यूक्लियोटाइड है। कितने हैं? 4 न्यूक्लियोटाइड। ठीक, अब यहां देखो, किन्हीं दो न्यूक्लियोटाइड को मैं ध्यान से देख रहा हूं, ध्यान से देखो इधर, एक ये और एक दूसरा उसके बाद वाला। ठीक, तो ये तो हो गया इसका 5 इन, है ना, 5वें कार्बन पे क्या लगा है? फास्फेट। और इसके तीसरे कार्बन पे क्या होता है? तीसरे कार्बन पे क्या होता है? H और OH होता है। ठीक है, नहीं, आप अगर वो समझ रहे हो कि हम तीसरे कार्बन से ऑक्सीजन को रिमूव किए तो नहीं, दूसरे से रिमूव किया जाता है डीऑक्सीराइबोज बनाने के लिए, तीसरे से नहीं। ये तो आप सोच रहे होंगे कि नहीं ये तो प्रभावित हो जाएगा, नहीं प्रभावित होगा, यहां से रिमूव करते हैं तब डीऑक्सीड बनता है, 2 से ना, 3 से नहीं। अब अपना फोकस है 5वें कार्बन पे और तीसरे पे, तो तीसरे पे यहाँ पे क्या रहा होगा? H और OH। ये क्या है? दूसरे वाले न्यूक्लियोटाइड का क्या है? फास्फेट। ठीक है, दूसरे वाले न्यूक्लियोटाइड। अब ध्यान से सुनना, अब क्रम से 2 आने वाले न्यूक्लियोटाइड कनेक्ट हो जाते हैं फास्फोडाइएस्टर, मतलब 2 ईस्टर बॉन्ड बन रहा है। तो मैं यही जानना चाह रहा हूं कि जैसे ये एक न्यूक्लियोटाइड है और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, तो कहां है फास्फोडाइएस्टर लिंकेज? मुझे तो नहीं दिख रहा कि 2 एस्टर लिंकेज है, मुझे तो बस यही दिख रहा है कि ये एक एस्टर लिंकेज हो गया कार्बन नंबर 5 और फास्फेट के बीच में, यहां ये एक एस्टर लिंकेज है कार्बन नंबर 5 और फास्फेट के बीच में, कार्बन नंबर 5 और फास्फेट के बीच में ये एस्टर लिंकेज है कार्बन नंबर 5 और फास्फेट के बीच में, ये एस्टर लिंकेज है, तो ये एस्टर लिंकेज है, ये एक एस्टर लिंकेज है और ये एक एस्टर लिंकेज है। और इस वाले बॉन्ड का क्या नाम है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इस वाले बॉन्ड का क्या नाम है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इस वाले बॉन्ड का क्या नाम है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इस वाले बॉन्ड का क्या नाम है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि दो दो एस्टर लिंकेज कहां आ रहे हैं? हाँ? बिल्कुल सही, तो यही समझना है। ये देखिए, ये जो फास्फेट है ये तीसरे कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल है एल्कोहल, और ये है एसिड एल्कोहल, अरे H और OH होगा ना तीसरे कार्बन पे, तो ये जो है वो भी क्या है? एस्टर लिंकेज। ठीक, ये क्या है? एस्टर लिंकेज। ये भी क्या है? एस्टर लिंकेज है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए और इसको ध्यान से देखिए, ये क्या दिख रहा है? डाई एस्टर लिंकेज। किसके बीच में? के बीच में, एक न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 3 और दूसरे के 5, तो क्या बोला जाएगा? 3 डैश 5 डैश फास्फो डाई एस्टर लिंकेज। ये दिखाया है आपको फास्फोडाइस्टर लिंकेज, फास्फोडाइस्टर लिंकेज के बारे में। ठीक है, फास्फोडाइस्टर लिंकेज। इतना पॉइंट जो भी इसमें लिखा है जल्दी से नोट करिए, तो कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिखाते हैं इसमें।
चलो देखो इधर, यहाँ देखो, अगर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को देखा जाएगा तो 5 प्राइम एंड पे क्या फ्री होता है? फास्फेट। क्या फ्री है? फास्फेट फ्री। इधर देखो, अगर आप 3 प्राइम एंड पे देखेंगे तो क्या फ्री है? बता भाई। हाइड्रोक्सिल फ्री। एक किसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में एस्टर लिंकेज का नंबर कितना होगा? कितना ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा? नंबर ऑफ एस्टर लिंकेज भी होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। डाई एस्टर की बात नहीं कर, एस्टर की बात कर। एस्टर तो उतना ही होगा जितना न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, फास्फोडाइस्टर लिंकेज का नंबर कितना होगा? इधर देखो, इसमें देखना कितने फास्फोडाइस्टर लिंकेज हैं, कितने हैं? एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, टोटल न्यूक्लियोटाइड कितने हैं? तो कैसे निकाला जाएगा? न्यूक्लियोटाइड का नंबर, न्यूक्लियोटाइड का नंबर -1। अरे इसमें ये लिखा है, देखो इधर, ये लिखा है एस्टर लिंकेज, ये लिखा है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये लिखा है फास्फोडाइस्टर लिंकेज, ये लिखा है नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड -1, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड -1, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड -1। जल्दी नोट करो। कंप्लीट कर लिया? नोट किया ना? चले, अब इसके बाद से हमें पढ़ना है डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल। उसको पढ़ने में समय लगेगा, नेक्स्ट लेक्चर पे शुरू।